once again welcome back to my YouTube channel अकाउंट हब। आज बेटा हम लोग अपनी न्यू सेशंस की जो वीडियो है 2021 to 22 उसकी वीडियो नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी सारी वीडियो को मैं 17 लेक्चर्स में फिनिश करूंगा अकाउंट्स का। तो पहला हमारा लेक्चर्स जो लास्ट वीडियो में था उसमें हमने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिया कि अकाउंट्स में कितने नंबर के कहां से आप नंबर को गेन कर सकते हैं, किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया था। और मैंने आपको बोला था कि आप लोगों के लिए मैं अब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसको कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाऊंगा सारी चीजें। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो हमारे अकाउंटेंसी की वैल्यू नंबर 1 बुक है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में और हमारा सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर आता है उसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एक वर्ड हमारा होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू, द वर्ड इज डिवाइडेड फ्रॉम द फंडामेंटल एंड पार्टनरशिप। ये कितने फंडामेंटल पार्टनरशिप इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड पार्टनरशिप। हम लोग फर्स्टली पार्टनरशिप के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या इसका पार्टनर। अच्छा बेटा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया है कि पार्टनरशिप इज फंडामेंटल पार्टनरशिप 2 वर्ड में फर्स्टली डिफाइन करता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit carried by all या any one of them activities for the all। यहाँ पे मेरा जो वर्ड आया बेटा वो सबसे पहला वर्ड है पार्टनरशिप द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स, जो भी पर्सन होते हैं, उन पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स उनके में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। उनके बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप पाए जाते हैं कि दोनों के बीच में कि वह काम एक दूसरे के लिए करेंगे या एक दूसरे के लिए काम करेंगे, या तो वो स्वयं एक के द्वारा सभी के लिए किया जाता है। मतलब उन्हें म्यूचुअली हेल्प करने के लिए मिलते हैं, एक दूसरे को देखने के लिए। जैसे इसके मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को मैंने डिफाइन किया है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। Every person is the owner as well as agent of the firm। मतलब जहां पे जो भी पर्सन होंगे, जस्ट लाइक आप इमेजिन करिए ए और बी और सी 3 पार्टनर है, ए बी सी। तो ए जो है बेटा ए ऑनर होगा बी और सी के लिए। बी और सी से कोई भी फर्म का डॉक्यूमेंट्स होगा या कोई भी फर्म के वर्क के लिए, फर्म के वर्क के लिए ऑर्डर दे सकता है बी और सी को, और बी और सी उस काम को करेंगे। बट सेम वो जब ये काम करेंगे तो उस कंडीशन में ए क्या होगा, ऑनर कहलाएगा, और ऑर्डर किसको दिया है, बी एंड सी को, और बी और सी उस काम को क्या करते हैं उनके लोग म्यूचुअल। और यही काम जब बी ऑर्डर देगा तो ए और सी करेंगे। उस कंडीशंस में कहा जाता है एवरी पर्सन इज ऑनर एज वेल एज एजेंट। एजेंट होते हैं हर पर्सन, ए बी और सी के लिए ऑनर होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी और सी के लिए ऑनर होगा, बट ध्यान देना बी के लिए ए क्या हो जाएगा, एजेंट भी हो जाएगा, एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द पार्टनर। फर्म के लिए भी एजेंट होता है और पार्टनर्स के लिए। 2 वर्ड आया, एक फर्म और एक पार्टनर। आपको मैंने यहाँ 2 वर्ड बताया, एवरी पर्सन इज ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म, और एक क्या वर्ड आया, एजेंट ऑफ द पार्टनर। कि जो एजेंट है वो किसके लिए, फर्म के लिए भी है और पार्टनर्स के लिए। तो आपको समझ में आया कि इसमें पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होते हैं। अब मैं इन दोनों वर्डों को यहाँ पे पहले डिफाइन करता हूं। पहली चीज है कि हमको जो पहली लाइन पढ़नी थी, पार्टनरशिप द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप मीन्स म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स, मीन्स इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। मीन्स एवरी पर्सन इज ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। मीन्स कि हर पर्सन को एक दूसरे के साथ मिलकर उस काम को करना पड़ता है, उनको एक दूसरे के लिए काम उसमें करते हैं, और मिलजुल कर तभी वो क्या होता है, फर्म में प्रॉफिट अर्निंग होती है। और इसीलिए कहा गया है कि एक दूसरे के लिए वो एजेंट भी कभी किसी समय रहते हैं और किसी समय ऑनर भी हो जाते हैं। वो एजेंट रहेगा, पार्टनर्स के लिए भी होता है, और किस लिए एजेंट हो सकता है, फर्म के लिए भी वो हो सकता है बेटा, दोनों के लिए हो सकता है, पार्टनर्स के लिए भी एजेंट और फर्म के लिए, दोनों के लिए वो एजेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है,
उस कंडीशन में आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि सर फर्म क्या होता है, सर पार्टनर क्या होते हैं। दो वर्ड आपके पास फिर डिराइव हुए, दोनों वर्ड का मतलब पहले पार्टनर्स, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो भी पर्सन, अब पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स। कोई भी पर्सन होगा, वो चाहे नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन्स, विच पर्सन्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। जिस पर्सन को कौन क्रिएट करता होगा, गॉड के द्वारा क्रिएट किया जाता, दैट पर्सन इज नोन एज नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इज विच पर्सन इज फॉर्म या क्रिएटेड बाय या मेड बाय लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, मेड करते हैं, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग आर्टिफिशियल। मीन्स दोनों पर्सन्स में सारे आ जाएंगे। हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, मीन्स पार्टनरशिप में जो इंटर्ड होता है विद वन अदर, एक दूसरे के लिए इंडिविजुअली, एक दूसरे के लिए इंडिविजुअली, वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। मीन्स यहां पे ए बी के लिए पार्टनर कहलाएगा, बी सी के लिए पार्टनर कहलाएगा, ए सी के लिए पार्टनर कहलाएगा, बी के लिए ए पार्टनर कहलाएगा। मतलब एक दूसरे को सब क्या कहेंगे, पार्टनर। ए का पार्टनर कौन है, बी और सी। बी का पार्टनर पूछा जाए तो बी और ए और सी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं लोग कि ये एक दूसरे के लिए इंडिविजुअली सिंगल वन अदर इंडिविजुअली इज कॉल्ड द पार्टनर। वो उसको अपना पार्टनर कहेगा, बी ए और सी को पार्टनर कहेगा, ए और बी और सी को पार्टनर कहेगा। तो इसको इंडिविजुअली हम लोग किसके नाम जानते हैं, पार्टनर के नाम से जानते हैं। इसलिए पार्टनर जो हो सकता है वो एक टाइम में फर्म के लिए एजेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एज वेल एज ऑनर भी हो सकता है। जब वह अपना जो पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उस पैसे से रिलेटेड रिपोर्ट बिजनेस की, रिजल्ट बिजनेस का परफॉर्मेंस को मांगने लगे, अपने पैसे में इन्वेस्ट किया तो उसका रिजल्ट मांगने लगे कि क्या आउटपुट आया, बैलेंस शीट मांगे, ट्रायल बैलेंस मांगे, उस कंडीशंस में वो क्या होता है बेटा, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑनर होता है। और जिस पर्सन से मांगता है, कोई ना कोई पर्सन ही तो आपस में मिले होंगे, जिस पर्सन से मांगता है और जो उनके साथ मिलके है, सपोज ए बी और सी से मांग रहा है कि जो मैंने इतना पैसा लिया उसका क्या प्रूफ, उसका प्रमाण सारा बैलेंस शीट वगैरह हमको दिखाइए, तो उस कंडीशन में बी और सी एजेंट हो जाएंगे और ए और क्या हो जाएगा, उनका ऑनर हो जाएगा। क्योंकि बी और सी को ये अथॉरिटी है कि बिजनेस में सारे वर्क कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, पूरी डायरेक्टिंग कौन करेगा, बी और सी कर रहे हैं। तो ए क्या कर रहा है, उसमें कुछ नहीं कर रहा। तो ए फाइनल रिपोर्ट मांग सकता है, मीटिंग में आपस में मांग सकते हैं, उस कंडीशन में ए ऑनर कहलाएगा, बी और सी क्या कहलाएगा बेटा, एजेंट कहलाएगा। फिर जस्ट अपोजिट यही कुछ कंडीशन ऐसे होंगे, कुछ काम ए करता होगा, उस कंडीशन में जब बी और सी मांगेंगे उससे तो बी और सी क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एजेंट। तो ये इसीलिए कहा गया कि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कुछ काम आप, कुछ काम हम, कुछ पैसा आप लगाइए, कुछ पैसा हम, और कभी कभी ऐसे लगा के बिजनेस को लोग क्या करते हैं, रन करते हैं और उसको चलाने के लिए हम लोग आपस में म्यूचुअली कलेक्टिवली इकट्ठा होते हैं। तो उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, पार्टनर के नाम जाते हैं। इंडिविजुअली आर कॉल्ड द पार्टनर। जब पर्सन्स आते हैं एक दूसरे के लिए वो क्या कहलाएंगे बेटा, इंडिविजुअली, सिंगल इंडिविजुअली कहलाएंगे बेटा पार्टनर। और सेम यही चीजें जब कोलेक्टिवली बात किया जाएगा, इंडिविजुअली कहा जाएगा तो ए बी के लिए पार्टनर होगा, जब कोलेक्टिवली ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। देखो ये फर्म, पर्सन हु हैड एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अदर कोलेक्टिवली। यहां पर मैंने बोला था इंडिविजुअली इज कॉल्ड द पार्टनर और कोलेक्टिवली आर कॉल्ड द फर्म। एक साथ ए बी सी जब मिल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये ए बी सी जब मिल गए किसी जगह पे एक साथ किसी वर्क को, किसी भी एक्टिविटीज को डन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, फर्म, या उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं बेटा। ये ऐसे हम लोग बोले बेटा। बट इंडिविजुअली ए बी के लिए क्या कहलाएगा, पार्टनर। कोई भी आपस में किसी भी काम करने के लिए इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, पार्टनर, बट कोलेक्टिवली किस क्या कहलाएंगे बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म। तो मैंने यहां यही कहा, एवरी पर्सन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन इज द ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फॉर्म एंड एजेंट ऑफ द ऑनर। पार्टनर के लिए भी एजेंट होता है, फॉर्म के लिए भी एजेंट होता है और ऑनर भी हो सकता है। तो ये हमारा डेफिनेशन ऐसे क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पार्टनरशिप द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन मींस टू और मोर पर्संस।
2 और मोर पर्सन, मिनिमम इसमें 2 पर्सन ही होने चाहिए, ए और बी। 2 और मोर पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं। पार्टनरशिप में सिंगल पर्सन कैन नॉट बी मेक अ पार्टनरशिप फॉर्म, बट इसमें मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए बेटा? 2 पर्सन होने चाहिए। जस्ट लाइक आपको हम थोड़ा सा नीचे भी चलते हैं और समझाते हैं कि देखिए हमारा पॉइंट जो आता है कि यहां पे मैंने कहा कि 2 एंड मोर पर्सन, मिनिमम कितने पर्सन होंगे बेटा? 2, मिनिमम 2, बट एक मैक्सिमम का भी सर कोई डाटा होता है? हाँ बेटा, मैक्सिमम 20, बट कुछ कंडीशन है मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 10। तो जब जनरल पार्टनरशिप होगी मेरी, क्या होगी बेटा? जनरल पार्टनरशिप फॉर्म होगा। जनरली किसी काम को करने के लिए आपस में एग्रीमेंट, म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं, तो उस कंडीशंस में मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकती है। बट आगे चलकर जब अगर बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, किस सेक्टर में बेटा? बैंकिंग सेक्टर का पार्टनरशिप जो करेगा, बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए जब पार्टनरशिप फर्म को बनाता है, तो उस कंडीशंस में मिनिमम 2, मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 पार्टनरशिप हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी और बढ़िया से डिटेल्स पढ़ेंगे और हम आपको बताते हैं, बस इससे कुछ चीजें याद करेंगे। तो इसलिए यहां पे कहा गया कि बिटवीन 2 एंड मोर देन पर्संस, अब पर्संस एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है, 2 नेचुरल हो सकते हैं, 2 आर्टिफिशियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर्सन हु हैव एग्रीड टू, हु हैव एग्रीड, क्या करना है? एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, क्या करने के लिए बेटा? जो उनका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को क्या करने के लिए? प्रॉफिट, ध्यान देना, शेयर द प्रॉफिट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए, कैरिड बाय ऑल, सभी के द्वारा किया जाएगा, सारे पार्टनर के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एनी वन, कोई किसी एक के द्वारा सभी के लिए काम किया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ देखिए बेटा, मैंने यहाँ कहा शेयर ऑफ द प्रॉफिट, नॉट अ लॉस। लॉस को शेयर करने के लिए कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म हमारा इनकॉर्पोरेशन नहीं होता। पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग कभी भी बनाते नहीं है कि लॉस को बेयर करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये होता है, पार्टनरशिप इज द कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 पर्संस फॉर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ लॉस। सर इस लाइन का मतलब जो है, इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि कुछ कंडीशंस में क्या होते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर आपने बना लिया ए, बी और सी, ए, बी और सी, 3 लोगों को आपने बना लिया पार्टनर्स। किसको किसको? ए, बी और सी, 3 को आपने बना लिया। अब ए कौन है बेटा? मान लेते हैं ए कौन है? मैं, आलोक सर। दूसरा कौन बेटा? बी कौन है? बी कौन है बेटा? हमारा एक फ्रेंड है, सपोज करो वो अमीर। तीसरा कौन है बेटा? अर्जुन, अर्जुन तेंदुलकर। तेंदुलकर आप लोग जानते हो अर्जुन तेंदुलकर, हु इज द अर्जुन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर का बेटा है, क्लियर? तो अब बेटा देखो, मेरे से ज्यादा तो पैसा किसके पास है? अर्जुन तेंदुलकर के पास है पैसा। किसके पास बेटा? अर्जुन तेंदुलकर के पास है पैसा। बट अर्जुन तेंदुलकर बिलो द 18 ईयर, 18 ईयर से क्या है बेटा? वो कम है, 18 ईयर से कम है। मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्जुन तेंदुलकर को, ये सब तो पार्टनर है, बट ये कौन सा पार्टनर होगा बेटा? माइनर पार्टनर है। कौन है बेटा? माइनर पार्टनर है, क्लियर? अब देखिए ये जब माइनर पार्टनर है तो इस पार्टनर्स को हम लोग अपने साथ एग्रीमेंट तो किए, बट ओनली अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा देन हम लोग क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। बट अगर बिजनेस में अगर 1 लाख रुपए लॉस आ गया तो लॉस ओनली कैन बी शेयर विद आलोक सर एंड अमीर, बोथ। इन्हीं दोनों में हम लोग क्या करेंगे बेटा? शेयर करेंगे, नॉट अ लॉस बियर बाय द अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर इसलिए लॉस बियर नहीं करेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि लोग 18 ईयर के बाद ही
अपने प्रॉफिट अपने लॉस के बारे में समझ पाते हैं। हाँ, प्रॉफिट में ये करेगा शेयर, प्रॉफिट में आपसे प्रॉफिट लेगा, बट लॉस में ये हमारे यहाँ पे जो इंडियन हमारे यहाँ पे एक्ट है, जो पेनल कोड ने ऐसा कहा है कि वो समझदारी उसके पास अभी नहीं आई रहती है, वो कभी भी आपके लॉस में बियर नहीं कर सकता, वो केवल किसमें कर सकता, हाँ एग्रीमेंट में आपके साथ पैसा लगा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा उसके पास बहुत ज्यादा है, पैसा है, वो लगा सकता है, बट वो बियर नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा कि मैंने क्या कहा, शेयर प्रॉफिट, मतलब आपको ऑप्शन हो जाएगा कि लॉस होगा तो केवल ये दोनों शेयर किया जाएगा, इसमें बियर नहीं किया जाएगा। कैरिड बाई ऑल, मतलब अब काम बिजनेस में मान लो जो भी बिजनेस करवाए वो आलोक सर, अमीर और अर्जुन तीनों मिलकर भी कर सकते हैं, या उन तीनों में से किसी एक के द्वारा। मतलब सपोज करो मैं बहुत ही वीक फाइनेंशियल पोजीशन से हूं, मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, मैंने मेरे फ्रेंड अमीर का नाम ही सुन रहा है, अमीर है, अमीर चंद, और दूसरा अर्जुन, तो दोनों अमीर पर्सन है, दोनों ने पैसा लगाया। अब मेरे से इसकी फ्रेंडशिप थी, उन्होंने कहा कि मैं बिजनेस खोल दे रहा हूं, बट प्रॉफिट हम लोग तीनों लोग लेंगे, तुम केवल बिजनेस को संभालो, हैंडल करो, तो उस कंडीशन में तो एक्ट यहां हो सकता है एनी वन, मींस एनी वन का मतलब आलोक सर, ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल, अमीर और अर्जुन के लिए हम लोग जब काम करते हैं तो उसी को हम लोग किसके नाम से आते हैं बेटा, पार्टनरशिप के नाम से आता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से आता है। तो ये हमारे किसकी डेफिनेशन होगी, पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म इज द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर देन टू पर्सन फॉर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड या कैरिड बाय द ऑल और एनी वन ऑफ द देम, मतलब किसी एक के लिए काम करने के लिए किया जाता है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप के नाम से। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा देखते हैं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग दो प्रकार के नेचर होते हैं, पार्टनरशिप के नेचर कितने, दो प्रकार, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की अलग पॉइंट ऑफ व्यू होती है, और अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कि हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किस पे करेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ लायबिलिटीज। अब देखिए बेटा, हमने बात बताया था कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दो चीजें होती है। नेचर इज जनरेटेड, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द बाय बर्थ, बट कैरेक्टर्स चेंज इन फ्यूचर्स। कैरेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में चेंज कर सकते हैं, बट नेचर कैन नॉट बी चेंज इन फ्यूचर्स। नेचर इज ऑलवेज दिस टाइप ऑफ बोल सकते हैं कैरेक्टर, जो उसकी क्वालिटी होती है वो हमारे में बाय बर्थ मिलता है, मीन्स कि उसको फ्यूचर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट कैरेक्टर टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग फ्यूचर्स में चेंज भी कर सकते हैं। तो जो नेचर जो हमारे यहाँ पे जन्म से ही हमको मिला होगा उसको हम लोग नेचर के नाम से। तो पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप से सबसे पहले पॉइंट कुछ नेचर की बात करते हैं। तो पहला हमारा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, दूसरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बात करना है, तो जिसमें हम लोग बात करते हैं लीगल का मतलब समझते हैं ना आप लोग, लीगली किसी चीज को लीगली। तो पार्टनर इज नॉट सेपरेटेड लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मैंने क्या बताया कि पार्टनर जो होते हैं वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं किए जा सकते, किससे, एंटिटी से, या लीगल का मतलब क्या होता है बेटा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहा जाए तो, जैसे सपोज करो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पार्टनर्स को अलग नहीं किया जा सकता। एंटिटी का मतलब यहां होता है बेटा पार्टनरशिप से, यहां पे पार्टनर को पार्टनरशिप से अलग नहीं किया जा सकता। किसके लिए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उससे पार्टनर को पार्टनरशिप डीड से अलग नहीं किया जा सकता। सपोज के रूप में एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा, एक एग्जांपल का मतलब कि ये मेरा कौन है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म है, कौन है बेटा,
पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में इस बार टोटल जो हमारे यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल लॉस जो आया वो कितना आया? अगर टोटल लॉस ना कहा जाए, टोटल लॉस होने का मतलब कि हमारी जो लायबिलिटीज आई है, लायबिलिटीज किसकी? पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी आई बेटा वो कितनी आ गई? 40,000। इस पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटीज 40,000। इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर है, इसके जो पार्टनर है, पार्टनर का मतलब कौन? ए बी सी। ए के पास 10,000 कैपिटल है, बी के पास इसमें 10,000, ये सारी इसकी लायबिलिटीज थी। लायबिलिटीज का मतलब ये हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लायबिलिटीज का मतलब इसको दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो हम लोग फर्म डेब्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा? लायबिलिटीज को हम लोग फर्म का डेब्ट, मतलब फर्म को भी इतना पैसा भरना है, देना है, और लायबिलिटीज हमारी होगी। मीन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हमको पे ऑफ करना इस पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी होता है। बट उसमें पार्टनर्स के जो पैसे लगे हैं वो कितने हैं? ए का 10,000, बी का 10,000, सी का 10,000। अब ये लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पहले तो इन सबके पार्टनर्स के पैसे को ये यूज करेंगे। तो कितना यूज की तो आया बेटा? 30,000। 30,000 इनके पैसे को ये क्या यूज कर ली। उसके बाद कितना बचा बेटा? 10,000 और पैसा चाहिए। नॉट अ सफिशिएंट फंड इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के पास में जब भी पेड करने के लिए जो फर्म का डेट है, सफिशिएंट फंड, सफिशिएंट पैसा नहीं होगा, उस कंडीशन में वो क्या करेगी? जैसे पार्टनरशिप फर्म के पास तो ए का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, बी का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, आप जानते हो पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उसका घर का अपना होगा पैसा, जो उसका घर का अपना पैसा होगा। इस सब फर्म में 10,000 रुपीज लगाए थे, लेकिन फर्म के ऊपर जो कर्ज आ गया वो कर्ज कितना आ गया? 40,000। तो ये तो 10,000 ले ही लिया, लेकिन जो कर्ज आया, जो मतलब जो लायबिलिटीज क्रिएट हुई, जो एक्स्ट्रा 10,000 वो किससे लिया जाएगा? इन तीनों की, ए बी और सी की पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके इन तीनों से जो इनके में बीच में रेशियो होगा, जिस हिसाब से पैसा लगाए थे उस रेशियो में इनसे पैसा लिया जाएगा, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, और उससे फर्म की लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा? पे ऑफ किया जाएगा। किसको? पर्सनल प्रॉपर्टी को, पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स भी बोल सकते हो बेटा। पर्सनल एसेट्स को सोल्ड आउट कर फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? ये तो एक सिंपल तरीका से आपने समझा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और घुमाते हैं और आपको समझाते हैं बेटा। देखो थोड़ी सी और, मैंने इस लाइन को यहां पे लिखा है, इसलिए कहा गया कि पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट। पार्टनर्स को अलग नहीं किया जा सकता। किससे? पार्टनरशिप से। फ्रॉम इट्स पार्टनर, इट्स पार्टनर। इट मीन्स, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब मैंने नीचे लिखा, इट मीन्स फर्म डेब्ट कैन पेड। फर्म के डेब्ट को, जो फर्म का डेब्ट जो है सारा देने के बाद कितना बचा था? 10,000 डेब्ट कैन पेड फ्रॉम द प्राइवेट एसेट्स। प्राइवेट एसेट्स किसका? ए बी और सी का, ऑफ द पार्टनर। इफ द फर्म नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटी, जब फर्म के पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, उसी कंडीशन में ऐसा होगा। अगर फर्म के पास ऑलरेडी 50,000 होता, मतलब उस पार्टनर होगा, तब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं किया जाएगा। किस कई लोगों के दिमाग में केस आ सकता है बेटा? केस ये होगा, केस 1 आप इसमें कर सकते हो। फर्म का जो डेब्ट है, फर्म का डेब्ट जो था वो 40,000 था। पार्टनर्स के जो हमारे पास जो कैपिटल आया था, मतलब जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था बनारस पूरे यहाँ पे, वो कितना? ए कितना क्या था? 10,000। बी कितना क्या था? 10,000। सी कितना क्या था? 10,000। तो पूरा पैसा कितना था? 20 और प्लस 30,000 को इसने क्या किया? इसने लिया। कितना बचा बेटा? 10,000। ये क्या आया गया? फर्म का भी डेब्ट आया, यही कंडीशन आ गया ना,
इफ द फर्म नॉट एबल, अब नॉट एबल फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में फर्म नॉट एबल द लायबिलिटीज, तो फर्म क्या करेगा, प्राइवेट एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स किसका, एबीसी का, जो घर की प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करेगा बेटा, सोल्ड करेगा, उससे जो पैसा आएगा उससे इसका पेमेंट किया जाएगा। ये केस 1 हो गया। अब केस 2 आपका दिमाग में कुछ के बच्चों के आ रहा होगा कि सर फर्म का डेब्ट कितना था, 40,000, पार्टनर्स का कैपिटल कितना था, ए ने कितना लगाया 10,000, बी ने कितना लगाया 10,000, सी ने कितना लगाया 10,000। बट इसमें जो एक सी था, अपना ये प्रॉपर्टी जो था, सी की पर्सनल प्रॉपर्टी, क्या प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट जो उसका एसेट्स था, उसको इसने क्या किया था, एज ए सिक्योरिटी किसी के पास, बैंक के पास में, इसको क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी लैंड को क्या किया था, एज ए सिक्योरिटी 10,000 रुपीज लेने के लिए लोन लिया था, लेके तब बिजनेस में लगाया था, वो वहां पे डिपॉजिट कर रखा था। कहां पे डिपॉजिट किया था, बैंक के पास, एज ए सिक्योरिटी क्या लिया था, बैंक से लोन लिया था, कितना 10,000। अब उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो इन लोगों का होगा, पहले तो इसमें से टोटल 30,000 क्या कर दिया जाएगा बेटा, ले लिया जाएगा, तो बचा कितना बेटा हमारा 10,000। अब 10,000 लेने की बात आएगी, तो इसकी लैंड की जो लैंड की वैल्यू थी, वो लैंड की वैल्यू कितनी थी, सपोज करो, जो इसने अगेंस्ट रखा सिक्योरिटी के रूप में, सी की 50,000, कितनी थी बेटा 50,000। अब देखिए बेटा, यहां से एक पॉइंट मैंने बताया, ये 10,000 को लिया कैसे जाएगा, ए से भी लिया जाएगा, बी से भी लिया जाएगा, सी से लिया जाएगा। सपोज करो ए से, एग्जाम ऐसे मान लेना, ए से जो लिया जाएगा बेटा वो कितना है 2,500, किसे लिया जाएगा बेटा, ए से, और 2,500 किससे लिया जाएगा, बी से, और 5,000 किससे लिया जाएगा, सी से, जैसा एग्रीमेंट उनके बीच में बना होगा, सी से लिया जाएगा। तो अब सपोज करो ये प्रॉपर्टी जो उसकी बेची जाएगी, तो पहले पार्टनरशिप फर्म का डेब्ट नहीं पे ऑफ किया जाएगा, पहले सी की पर्सनल डेब्ट को समाप्त किया जाएगा। पर्सनल डेब्ट होता है बैंक लोन का, जो सेल आउट किया जाएगा, कितने से आउट किया गया, इसकी लैंड को 50,000 में, 50,000 से लैंड को सेल किया जाएगा, तो उसमें से पहले वो 10,000 बैंक का लोन का पेमेंट करेगा, जो एक्सेस बचेगा पैसा उससे तो फर्म का डेब्ट का पेमेंट करेगा। पहले वो पर्सनल डेब्ट का पेमेंट करेगा, देन उसके बाद वो किसका करेगा बेटा, किसका, कौन सा डेब्ट का पेमेंट करेगा, फर्म का डेब्ट का। तो मेरा आवाज समझ आया कि नहीं, अगर फर्म की लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं, मेरा यहां कहने का मतलब यही होता है, लीगल सेपरेटरी का मतलब कि फर्म की जब तक पूरी की पूरी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं हो जाती, तब तक जो पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया है वो पार्टनरशिप से सेपरेट नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पार्टनरशिप फॉर्म का पैसा पे ऑफ करना पड़ता है। क्लियर? लेकिन एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, तो सर ऐसा क्या कि पार्टनरशिप फॉर्म का पहले पेड करेंगे, पहले अपना, तो पहले बेटा जो पार्टनरशिप होगा, पार्टनर होगा, वो पार्टनर अपना पर्सनल लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, मतलब पर्सनल लायबिलिटीज या पर्सनल हम लोग कहें प्राइवेट लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट बचेगा, उस एक्सेस अमाउंट से वो फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? क्योंकि लायबिलिटीज को आपको मेरा बताने का मतलब क्या है कि एक अरेंजिंग ऑर्डर में कभी कभी लगाना पड़ेगा। तो ये समझ आ गया, ये हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनरशिप फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन 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 ये ध्यान देना, अकाउंट नोट एक लिख लो आप लोग, एक नीचे नोट, बट अकाउंट पार्टनरशिप is a separated business entity from the partner from the
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सर इस लाइन को तो समझ आएगा। इस लाइन मतलब ये पार्टनरशिप जो फॉर्म है इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मीन सेपरेट लीगल एंटिटी बोल सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब या बिजनेस एंटिटी मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करेगा, केवल फर्म से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस को फर्म की बुक में लिखेगा। अकाउंटिंग मतलब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप की बुक में जो एंट्री की जाएगी, जो भी रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कैन नॉट बी ए एंड बी सी के पर्सनल एक्सपेंस को हम नहीं पार्टनरशिप फर्म के बुक ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग, दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारा जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो मेरा क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, और पार्टनर्स क्या होते हैं हमारे, वो आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों हो सकते हैं। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पैसे देने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक माने जाते हैं, अलग अलग नहीं माने जाते हैं, एक माने जाते हैं। बट रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग माना जाता है। मैंने वही बताया, सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर फॉर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा बेटा नेचर ऑफ पार्टनरशिप हुए कि जो सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था ये म्यूचुअल, आपने समझी गए। इसमें दो सेपरेट पार्टनर्स होते हैं, ये सारी चीज। तो यही सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हो बेटा कि इसमें एक्टिंग फॉर द ऑल या ओनली वन, किसी एक के द्वारा एक्टिंग किया जा सकता है। ये सब हमारे क्या आते हैं, पार्टनरशिप के नेचर्स में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और बात, एक पॉइंट कि फंडामेंटल। हमने आपको बताया था कि अभी तो पार्टनरशिप के बारे में इतना पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल। तो हम लोगों को जो पढ़ना है बेटा वो है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब ये होता है बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल होते हैं उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहां पे फंडामेंटल। अब जब सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है, कौन कौन है बेटा, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है। अब इनके बीच में जो रिकॉर्डिंग करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए जो होगा, दोनों का क्या किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से विल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब देखिए बेटा मैंने यहां बताया कि बेसिक रूल ऑफ द अकाउंटिंग में ए बी सी तीन पार्टनर है, विल डिसाइड सर्टेन टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू, क्या करते हैं, ए और बी सी है तीन पार्टनर है, वो क्या करते हैं, विल डिसाइड टू द सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस रिलेटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि वो फ्यूचर में अपने जो भी फर्म से अगर प्रॉफिट होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे डिसाइड करते हैं। या ए बी सी के द्वारा जो पैसा कितना कंट्रीब्यूट किया जाएगा, इनके बीच में जो भी इस काम को करने के लिए आपस में क्या बनता है बेटा, कोई ना कोई एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है बेटा। उसी एग्रीमेंट को हम लोग नाम देते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। किसके नाम से जानते बेटा, पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट इनके बीच में लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड जो होता है बेटा वो मेरा एक डॉक्यूमेंट होता है, या हम लोग क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता है। पार्टनरशिप डीड जो बनाया जाता है बेटा वो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ओरल या रिटेन, या ओरल विथ रिटेन। मतलब पार्टनरशिप ओरल भी हो, पार्टनरशिप ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, ओरल प्लस रिटेन दोनों हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में कैसा एग्रीमेंट बना। इनके बीच में जितने भी टर्म एंड कंडीशंस के लिए सेल्फ मेड करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सपोज यहां पे बोल सकते हो दूसरा कंडीशन, सपोज
टर्म एंड कंडीशंस आर नॉट डिसाइडेड। अगर डिसाइड नहीं किए किसी भी पर्पस के लिए, भाई जितना फ्यूचर में डिसाइडेबल तक उन लोग का रहेगा वो सारा तो डिसाइड कर लेते हैं, बट अगर फ्यूचर्स में जो कि कुछ भी फ्यूचरेबल में उनके जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, फ्यूचर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, उनको जितना उनके दिमाग काम किया उसके हिसाब से उन्होंने बना लिया। अगर वो किसी भी टर्म एंड कंडीशंस को नहीं बनाए होंगे, जितना बनाना था उन्होंने बना लिया, बट किसी चीज में उन लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये जितना अपना था सब उन्होंने अपने सोच पे, विवेक पे जितना सिचुएबल अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स के लिए वो प्रिडिक्ट कर सकते थे, सारे उसमें रूल टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने एग्रीमेंट में बना लिया। बट फ्यूचर्स में कुछ न ऐसे रूल इवेंट हो ही जाते हैं हमारे साथ कि जिसके लिए हम लोग कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बनाए रहते। तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या सुझाव, किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। तो उस कंडीशंस में सपोज टर्म एंड कंडीशन आर नॉट डिसाइडेड, मतलब टर्म एंड कंडीशन अगर हम लोग नहीं बनाए होंगे तो उस कंडीशंस में आई एम फॉलो द पार्टनरशिप, क्या उसका पार्टनरशिप एक्ट 1932, किसके बेटा 1932 के जो बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, कौन से पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो बेसिक क्या हो सकते हैं टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस मींस टर्म एंड कंडीशंस गिवन होंगे, उसी को इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल का मतलब ही यही होता है कि रूल एंड रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस को पार्टनरशिप के बारे में जानना। कुछ कंडीशंस में जिस हमको वो ध्यान देगा, कुछ के लिए हम लोग बनाए होंगे तो उसको पार्टनरशिप डीड, जब नहीं बनाए होंगे तो उस कंडीशन में हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे रूल और रेगुलेशंस को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे एक वर्ड यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा कि पार्ट जिसमें एग्रीमेंट बनता है, जिस डॉक्यूमेंट पे एग्रीमेंट को बनाया जाता है, वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए सर अब मुझे ये बताइए सर कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें लिखे जाते हैं, किसके किसके बारे में हम लोग लिखते हैं, तो उस सब तो पार्टनरशिप डीड का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग लिखने के लिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड आपने इतना बताया और पार्टनरशिप डीड का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग कहा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप टू इट्स, अब देखिए ये मैंने सारा लिखा है कि पार्टनरशिप डीड्स जो हमारे पार्टनरशिप डीड होते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंस कितने होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। ये हमारा क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल मतलब इसको बाय लॉ भी इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं। विच डिफाइन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर, पार्टनरों के बीच के रिलेशनशिप के मीन्स उनके टर्म एंड कंडीशन के बारे में क्या करता है, डिफाइन करता है। जितने भी उनके लिए बीच में टर्म एंड कंडीशन आपस में एग्रीमेंट बनेंगे, वो शेयर प्रॉफिट करने के लिए या कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए, जितने भी प्रकार के उनके पास फ्यूचर पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस उनके माइंड में जितने भी अराइज हुए रहते हैं, वो सब आपस में ही जब सेटलमेंट करते हैं, उसी को हम लोग, उसी रिलेशनशिप को हम लोग कहाँ इंडिकेट करते हैं, किसमें लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड में। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिटेन पार्टनरशिप। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, कि पार्टनरशिप तो मैंने बताया ना कि पार्टनरशिप आलेख मेक ओरल रिटेन, ओरल प्लस रिटेन तीनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। बट कि आप एक चीज पॉइंट को ध्यान देना कि पार्टनरशिप डीड ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो कि रिटेन होना चाहिए। ओरल करोगे बाद में उस बात से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आप किसको प्रूफ में ला सकते हो, किसी को प्रूफ में कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं। क्योंकि मेरी जो हमारे यहाँ पे इंडियन पेनल कोड है वो क्या करता है, हमारे यहाँ पे उसको प्रूफ क्या मानता है, जब प्रूफ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मानता है जो आपके पास होगा नहीं, आप प्रूफ कर नहीं सकोगे, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, पार्टनरशिप एक्ट के जो पार्टनरशिप डीड में कहा गया होगा उस सारे प्रोविजन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको रिटेन में ही बनाना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि आपको मन है तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। रिटेन पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल द पॉसिबल फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट।
इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो डिस्ट्रीब्यूट आपस में होने वाले हैं उनसे क्या होता है, अवॉइड होगा, बच जाओगे और आपस में आपके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो बनी रहेगी और एक लॉन्ग पीरियड तक एक अच्छे ढंग से आप प्रॉफिट को क्या करोगे, अपने फॉर्म में जनरेट कर सकोगे और आप हायर लेवल तक पहुंच सकते हो। क्लियर। अब हमारा पॉइंट आता है बेटा, इट गवर्न द राइट ड्यूटी एंड राइट ड्यूटी। अब तो यहां क्या होता है कि ये पार्टनरशिप डीड हर पार्टनर्स को ये बताता है कि उसकी राइट क्या है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म में जो राइट क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है ऑफ ईच पार्टनर। ये कहां से डिफाइन किया जाता है, किससे क्लियर किया जा सकता है, पार्टनरशिप डीड से। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूट एराइज, अगर डिस्ट्रीब्यूट एराइज हो गया तो इफ एनी एमंग द पार्टनर्स आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। किसमें बेटा, पार्टनरशिप डीड के बेस पे कोई डिस्ट्रीब्यूट एराइज होगा तो उसको सेटल किया जाएगा। इट बीइंग रिटेन कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिटेन में कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया होगा तो अगर उस पॉइंट से रिलेटेड इफ नॉट टर्म एंड कंडीशंस रिटेन इन द पार्टनरशिप डीड देन फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो जितने प्रोविजन कहे गए होंगे प्रोविजन में उसके मीन्स बोल सकते हो कि इन केस ऑफ एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड या साइलेंट पार्टनरशिप डीड तो उस कंडीशंस में हम लोग किसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। तो आप क्या करोगे, जब रिटर्न आप नहीं लिखे रहोगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्रोविजन, यहाँ प्रोविजन अफेक्टेड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैसे प्रोविजन अफेक्ट करेगा, क्या कैसे प्रोविजन अफेक्ट करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप, absence of the partnership deed, silent of the partnership deed या not allowing the partnership deed, उन सब कंडीशन में इतने हमारे पास जो जनरल मेन रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं क्वेश्चन में को सॉल्व करने पर्पज से, आप डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व करने पर्पज से, वो इतने होते बेटा। पहला हमारा होगा प्रॉफिट आर शेयर इक्वली ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर जो प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में नॉट अ लॉस, वो कैसे शेयर करेंगे, इक्वली, किसके द्वारा, ऑल पार्टनर। दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा पार्टनर्स को द्वारा बिजनेस में क्या किया होगा बेटा, कंट्रीब्यूट किया गया होगा, उसी पे वो सब क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्यों पार्टनर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं लगा इन्वेस्ट किए रहते हैं, वो सेक्रीफाइस वहां से जितना उनको लॉस को हुआ है उसको एज ए एक्सपेंस मान के कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस से उसको निकाल देते हैं। इज नॉट अलाउड, मतलब पेड नहीं किया जाएगा टू द पार्टनर को नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हमारा क्या किया जाएगा बेटा, नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, ये देख रहे एक यही पॉइंट ऑफ व्यू है जो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। केवल एक यही है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ मतलब इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट बस आपको अभी लर्न करना है, हर पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, बहुत बड़े बड़े एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 ऐसे सब में एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग डिफाइन करेंगे। ये बस आपको भी एज अ मेमोराइज करके रख लेना है कि इन केस ऑफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, कुछ भी इसके बारे में ना कहे तो हमारे दिमाग में तुरंत फिट होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या बातें कहा गया है उस कंडीशन होगा। तो क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इन केस फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंटरेस्ट आपको देना ही ना पड़ेगा जब लोन लिए होगे तो। प्रॉफिट होगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो दोगे लोन, नहीं प्रॉफिट होगा तो भी दोगे, लॉस होगा तो भी दोगे। फिर हमारा आता है बेटा एनी रेमुनरेशन मतलब कोई भी एज अ कंसिडरेशन अगर पार्टनरशिप में को आप पार्टनर्स को देना चाहते हो पार्टनरशिप में से, तो उसके लिए जस्ट लाइक सैलरी पार्टनर को कमीशन देना होगा या बोनस देना होगा या कुछ भी उसको पार्टनर को देना होगा, तो उस तरीके के इज नॉट अलाउड, पेड नहीं किया जाएगा किसी एनी पार्टनर को। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, किसी पार्टी को एडमिट किया जा सकता है। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर आर एग्रीड टू इट, अगर उसके लिए सारे पार्टनर, जैसे फर्म में 10 पार्टनर है, इधर 10 पार्टनर्स है, 9 एग्री, अगर 1 नहीं एग्री है तो भी एडमिट नहीं किया जा सकता। एग्रीमेंट जब भी हो सकता है एग्री सभी के द्वारा।
तो एक पॉइंट ध्यान देकर चलना कि पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा नहीं बनाया गया होगा, कैन नॉट बी डिसाइडेड टू टर्म एंड कंडीशन इन द पार्टनरशिप डीड, देन फॉलो द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पार्टनरशिप डीड में उसमें क्या लिखा, इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड बोल सकते हो या उसको साइलेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड बोल सकते हो, या नॉट अ डिसाइडेड टर्म एंड कंडीशन इन द पार्टनरशिप डीड देन द फॉलो ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जितने भी प्रोविजन होंगे। उससे फर्स्ट प्रोविजन क्या है, पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली। दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन नॉट बी चार्ज। फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है बेटा, हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप पार्टनर्स नॉट अलाउ एनी रेम्यूनरेशंस और नॉट अ न्यू पार्टनर एडमिटेड बाय द ऑल पार्टनर्स एग्री। अगर ऑल पार्टनर एग्री तो नहीं अलाउ करेंगे। तो इतने पॉइंट बेटा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट पॉइंट है ये सारी चीजें आज भी हमारा है कि पार्टनरशिप जो आपको मैंने बताया ना कि पार्टनर फंडामेंटल ऑफ पार्टनर, जो पहला वर्ड मिला है फंडामेंटल ऑफ द पार्टनर, फर्स्ट चैप्टर का यही नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब आपने समझ लिया कि बेसिक टर्म्स रूल एंड कंडीशंस रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, वो सेल्फ बनाओ या पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखे होंगे उसके सारे रूल और रेगुलेशन को समझने के लिए वो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना होगा। उसी को अब हम लोग बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 1 सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब से स्टार्ट होंगे। ये थ्योरेटिकल जितने थे वो सारी चीज अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने आपको दे दिया, सारा इतना ही सारी हमारी वीडियो में थी। ठीक बेटा, आप लोग हमारे जैसे लास्ट वीडियो को अच्छे से व्यू दिए, अच्छे ढंग से पसंद किए, वैसे जो भी आपको एरर हमारे वीडियो में लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमको बताएं। ठीक बेटा, तो आज बस हम इतना ही, चलता बेटा, बाय बाय।